परमाणु बम पर सबसे डरावनी खबर। अमेरिका में एटम बम पर कोहराम क्यों मचा है? व्हाइट हाउस पहुंची चीन की न्यूक्लियर फाइल। पेंटागन में रेडिएशन बम पर रेड अलर्ट। इस सीक्रेट की गूंज परमाणु बम वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात परमाणु बम से जुड़े उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा बवंडर ला दिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में चर्चा हो रही है, पेंटागन में फाइल पलटी जा रही है, यहां तक कि अमेरिका का सैटेलाइट भी अपना कैमरा सुपर जूम कर चुका है। यूक्रेन महायुद्ध में भी बड़ा बवंडर अमेरिका में क्यों आया है? अमेरिका खतरे के अंदर आने का दावा क्यों किया जा रहा है? साथ ही परमाणु बम की गिद्ध दृष्टि पर आखिर कौन है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक क्यों छान रहा है? चीन के परमाणु तहखाने की खोज में क्यों लगा है अमेरिका? क्या चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला है? क्या चीन के इस चालबाजी का यूक्रेन से कोई कनेक्शन है, या फिर अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं चीन के परमाणु बम? व्हाइट हाउस में चीन की कैसी न्यूक्लियर फाइल पहुंची है? इस फाइल में ऐसी क्या जानकारी है जो अमेरिका को डरा रही है? पेंटागन से सवाल क्यों दागे जा रहे हैं? चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं? इसे जानने के लिए आपको चीन की मिसाइलों को जानना होगा। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। यह चीन की कैरियर किलर मिसाइल है, चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। DF-41 रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है अमेरिका के सेनेटर का ये लेटर जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक कमांड यानी स्ट्रेट कॉम कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड को भेजा है। इस लेटर में लिखा गया है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा दिया है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जो लंबी दूरी तक वार करती हैं, जिनकी रेंज एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। यानी एशिया में मौजूद चीन ICBM के जरिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका को निशाना बना सकता है। अमेरिका के सेनेटर का यह लिखना अमेरिका के लिए तब और खतरनाक बन जाता है जब अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो का चीन को लेकर नया दावा सामने आता है।
एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इससे चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए ही बनाया गया है और यूएस नेवी इन पर काफी नजदीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड पहले ही अमेरिकी सेनेट की कमेटी को रिपोर्ट दे चुके हैं कि JL-3 मिसाइल की मदद से चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमले कर सकता है। इसी बीच अब ये खबर आना कि चीन अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा चुका है, अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है। सवाल है, क्या सच में चीन के पास अमेरिका की तुलना में ICBM पर अधिक परमाणु हथियार है? पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 से अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर है, जो कि अभी भी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं, जो 15,000 किलोमीटर रेंज वाली DF-41 मिसाइल पर आसानी से सेट हो सकते हैं। DF-41 पर एक साथ कई परमाणु बम फिट हो सकते हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि चीन का परमाणु तहखाना इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की परमाणु मिसाइल स्टोर अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए चुनौती बन रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, इसे लेकर पेंटागन को फौरन कुछ करना होगा। Congressionally mandated report serves as an authoritative assessment of DoD's pacing challenge and charts the current course of the PRC's military and security strategy. The report plays a vital role in informing our understanding of our pacing challenge, and it shows again why the National Defense Strategy is laser focused on the right issues. पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि चीन अब अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में लगा है, अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है दुनिया में सबसे अधिक 5,977 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर 5,428 परमाणु हथियारों वाला अमेरिका है। वहीं पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2035 तक 1500 परमाणु हथियार चीन बना लेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका होगा। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर में मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। साल 2020 में चीन अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका था।
ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का दावा तो यहां तक है कि चीन मिलिट्री एक्शन कर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमता हासिल कर चुका है। अगर ताइवान जंग में अमेरिका ने चीन की राह में रोड़ा अटकाया तो वो अमेरिका के साथ भी जंग लड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। महायुद्ध के मैदान में हारने वाली रूस की आर्मी के कमांडर इन चीफ पुतिन प्रोपेगेंडा में जीतना चाहते हैं और इसलिए अब उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ी है। ये चर्चा एक समंदर पर कब्जे की है, जिसका नाम लेकर व्लादिमीर पुतिन खुद को पुतिन द ग्रेट साबित करना चाहते हैं। आखिर पुतिन का ये सबसे घातक हथियार क्या है, जो हार को भी जीत में तब्दील रखने की ताकत रखता है? हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, आपको हालात साफ साफ नजर आएंगे। दुनिया कुछ भी दावा करे, पुतिन ये नहीं मानते कि उनको जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार पुतिन के खिलाफ कितना ही प्रोपेगेंडा चलाएं, पुतिन मानते हैं कि जो टारगेट उन्होंने तय किया था वो हासिल कर लिया है। पुतिन कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। पुतिन का मैक्सिमम टारगेट यानी अधिकतम लक्ष्य तो पूरा यूक्रेन था, लेकिन पुतिन का मिनिमम टारगेट यानी न्यूनतम लक्ष्य आखिर क्या था, जिसको पूरा माना जा रहा है? अगर जंग में कोई देश परमाणु बम का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, और जैसा कि पुतिन दावा करते हैं कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, तो फिर आखिर पुतिन बार बार परमाणु बम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर चर्चा ये हो रही है कि पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर जंग हार रही है, तो फिर आखिर पुतिन मेडल किस लिए बांट रहे हैं? आखिर किस जंग के शौर्य के सितारे पुतिन अपने सिपाहियों के सीनों पर लगा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस बयान की जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक को दहला दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार जंग का खलनायक पुतिन को साबित करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन पूरी आन बान शान के साथ मॉस्को के अंदर नायक की तरह मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर हार वाले किसी पछतावे का भाव नहीं था। पुतिन कॉन्फिडेंट थे, मानो कुछ नहीं हुआ, और उनका सबसे अहम बयान यह था कि रूस ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। रूस ने अजोव सागर पर अधिकार कर लिया है। आखिर क्यों अजोव सागर को हासिल करने पर पुतिन प्रसन्न है? आखिर क्या है अजोव सागर का महत्व? ये सब आपको समझाएंगे और बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन का लेटेस्ट बयान सुनिए, जो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को काफी ज्यादा चुभ रहा है। Это серьезный вопрос. Значит, ну, чего ж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Еще Петр это другое. Петр I еще боролся за то, чтобы, значит, выйти к Азовскому морю. पुतिन ने एक नाम लिया, पीटर द ग्रेट। आखिर कौन है पीटर द ग्रेट? पीटर द ग्रेट रूस के बड़े सम्राटों में गिने जाते हैं, जिन्होंने रूस की सीमा को अजोव सागर तक पहुंचा दिया था। दरअसल पुतिन अपने देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध लड़कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और उनकी उपलब्धि भी रूस के ग्रेट किंग पीटर द ग्रेट की तरह ही काबिले तारीफ है।
1682 से 1725 तक पीटर द ग्रेट रूस के सम्राट रहे और शायद अब पुतिन भी यही चाहते हैं कि रूस की जनता उनके नाम के आगे भी पुतिन द ग्रेट लिखे। पुतिन की ये उपलब्धि वाकई में अहम तो जरूर है, क्योंकि अजोव सागर अपनी लोकेशन की वजह से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के नक्शे में ये है अजोव सागर, जिसका एक सिरा क्राइमिया से छूता है, जिस पर पुतिन का कब्जा है और जिसके पास ही है काला सागर। काला सागर पार करना है तो उससे पहले अजोव सागर पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। इसी नक्शे को जरा नजदीक से देखिए। ये है मारियोपोल का बंदरगाह, जिसका कब्जा मारियोपोल पर होगा, उसका कब्जा अजोव सागर पर भी होगा, क्योंकि मारियोपोल का बंदरगाह अजोव सागर के तट पर ही है। पश्चिमी यूक्रेन के हिस्सों पर पुतिन का कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अजोव सागर को छूता है। अजोव सागर पर कब्जा बरकरार रहे, इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव को मारियोपोल के अंदर तैनात किया है। और कादिरोव मारियोपोल को कितना अहम मानते हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि कादिरोव ने अपने 3 बेटों को मारियोपोल के अंदर तैनात किया हुआ है। फौलादी इरादों वाला जनरल रमजान कादिरोव मारियोपोल को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे खुद उसके बच्चों को भी क्यों न जान से हाथ धोना पड़े। ये बात भी रमजान कादिरोव खुद ही कह चुका है। интересы нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религии. Эй, проснитесь. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजोव सागर पर नियंत्रण पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल एक आर्थिक महाशक्ति के लिए सबसे जरूरी है समुद्री बंदरगाह, और ऐसे समुद्री बंदरगाह जिस पर साल के 12 महीने काम जारी रह सके। लेकिन रूस की कमजोरी यह है कि रूस के पास मौजूद ज्यादातर समुद्री बंदरगाह सर्दियों के महीने में बर्फ की वजह से उपयोग के काबिल नहीं रह जाते। इसीलिए पुतिन को ऐसे बंदरगाह चाहिए जहां से वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को साल के 12 महीने जारी रख सके। और मारियोपोल एक ऐसा ही बंदरगाह जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब रूस के कब्जे में चला गया है। पुतिन अब तक यूक्रेन पर युद्ध में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुके हैं, और यकीन मानिए कि अब इस रकम के बदले मारियोपोल का अहम बंदरगाह रूस के कब्जे में है तो इन 8 लाख करोड़ रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। दरअसल पुतिन जब मीडिया के सामने आते हैं, बयान जारी करते हैं, वो अपने बयानों के जरिए अपने दुश्मन के दिमाग से खेलते हैं और उस पर दबाव बनाने की जबरदस्त कोशिश करते हैं। इस वक्त परमाणु बम को लेकर दुनिया में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक जानबूझकर परमाणु बम के मुद्दे पर भी पुतिन से सवाल किया गया ताकि पुतिन परमाणु बम का नाम लेकर यूक्रेन को डरा सके। सवाल तो पहले से प्रायोजित था, पुतिन ने एटम बम पर विस्तार से जवाब दिया। Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. बहुत चतुराई से पुतिन ने ये तो कहा कि वो परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जवाब देने के लिए भी परमाणु बम तैयार है। तो फिर आखिर पुतिन के मन में क्या है?
दरअसल पुतिन शक और संदेह और तनावपूर्ण हालात इसलिए बनाकर रखना चाहते हैं ताकि परमाणु बम के डर से ज़ेलेंस्की यथा स्थिति को स्वीकार कर ले और अजोर सागर पर वापस कब्जा जमाने के बारे में भी विचार न करें। इसलिए पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को भी ये समझाया है कि उनके पास मौजूद परमाणु हथियारों का दुनिया में किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। Еще будет помянут, значит, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. पुतिन की आर्मी चाहे यूक्रेन में कितना ही सरेंडर कर दे, लेकिन पुतिन जानते हैं कि जनता के बीच में अपनी इमेज को लेकर डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। इसीलिए उन्होंने मॉस्को के अंदर एक भव्य आयोजन किया और उन सैनिकों को सम्मानित किया जिन्होंने यूक्रेन में फ्रंट पर जंग लड़ी। Солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции. С честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу. कुल मिलाकर पुतिन एक बहुत चालाक राजनेता है जो अपने नाम को पीटर द ग्रेट के साथ जोड़कर खुद को पुतिन द ग्रेट के नाम से अमर करना चाहते हैं। अजोर सागर पर चलाया गया उनका ये नया कैंपेन उनके इसी प्लान का हिस्सा है। और इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत तेज हलचल मची हुई है। इमरान खान नियाजी की बीवी बुशरा के एक ऑडियो टेप ने मुल्क में कोहराम मचा दिया है। इस ऑडियो टेप में शौहर इमरान खान और बीवी बुशरा का कच्चा चिट्ठा कैद है। पाकिस्तान में इस ऑडियो टेप को हर घंटे प्रसारण किया जा रहा है। बुशरा के इस लीक ऑडियो टेप में आखिर क्या है जिससे भूचाल आ गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए गौर से देखें। कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते। तोशा खाना स्कैंडल, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान की अहलिया ने जुल्फी बुखारी को घड़ियां फरोख्त करने से मुतालिक फोन किया। इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिलने वाली इंतहाई कीमती घड़ी सियासत का महवर बन गई। बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आई है। बुशरा बेगम, इमरान खान, जुल्फी बुखारी, इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन पर मचे कोहराम के पीछे यही तीन चेहरे हैं। इन तीनों की कारस्तानी पाकिस्तान के सियासत की डर्टी पिक्चर है। पाकिस्तान की भूखी आवाम के साथ खुल्लम खुल्ला गद्दारी वाला ऑडियो टेप सुनिए। इस ऑडियो टेप ने बनी गाला के बंगले में किए सियासत के काले खेल को उजागर कर दिया है। इमरान खान के लीडरशिप पर यह अब तक का सबसे बड़ा डेंट है जो प्रत्यक्ष है। हेलो, अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। इस ऑडियो टेप की सत्यता का दावा हम नहीं कर सकते। ये ऑडियो टेप कब का है, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ऑडियो इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान का है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की बीवी बुशरा बेगम और जुल्फी बुखारी के बीच की ये बातचीत पाकिस्तान की सियासत का वो बदनुमा दाग है जो अब की बार अपनी पूरी गंदगी के साथ प्रकट हुआ है। पाकिस्तान के हर गली मोड़ पर यही चर्चा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इसी का प्रसारण हो रहा है। तोशा खाना स्कैंडल, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक।
इमरान खान की अहलिया ने जुल्फी बुखारी को घड़ियां फरोख्त करने से मुतल्लिक फोन किया। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, खान साहब ने कहा है आपको भेज दूं, आप इनको कहीं बेच दें क्योंकि वो इनके इस्तेमाल की नहीं है। बुशरा बीबी का मुकालबा। इस ऑडियो कांड ने इमरान नियाजी की नींद और उनकी पत्नी बुशरा बेगम का चैन छीन लिया है। इस ऑडियो ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता जुल्फी बुखारी का सच सामने ला दिया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भी भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम उन घड़ियों को बेचने को कह रही हैं जो इमरान खान नियाजी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए मिली थी। ये महंगी घड़ियां इमरान खान की बपौती नहीं है, लेकिन यही तो करप्शन है। सत्ता में सारा माल अपना है। और ये बात सिर्फ इमरान खान नियाजी के लिए सच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का आलम यह है कि ऐसा कोई वजीर आजम हुआ नहीं जिसने पाकिस्तान को छला नहीं। सारे पर केस, चार्ज और कई को सख्त सजा, यहाँ तक कि एक वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इमरान खान पर इसी तरह के भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। साबिक वजीर आजम ने अपने दौर में कीमती तोहफे बेच डाले, हकायक छुपाते रहे, गलत बयानी से काम लेते रहे और हमने देखा कि स्टोरी पर जिस सहाफ़ी ने काम किया उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती रही और खुद वो मुसलसल करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे। इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिन्होंने सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लिफाफे लेते हैं, उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, या अगर है तो वो अवाम को बताना नहीं चाहते। इमरान खान नियाजी पर विदेशों से मिले गिफ्ट में हेरा फेरी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई बार आरोप लगाया है कि इमरान खान ने इन गिफ्ट्स को सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह अपने पास रखा। इतना ही नहीं, इमरान खान ने करोड़ों के गिफ्ट बाजार में बेचकर उससे भी पैसा कमाया है। इनमें सोने की कई घड़ियां, अंगूठियां, सोने और हीरे के टाई के क्लिप, सोने की कलम, सोने से जड़ी AK-47 शामिल है। इमरान खान के करप्शन केसेस की लिस्ट लंबी है, लिहाजा इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले इमरान खान नियाजी की पत्नी बुशरा बेगम से जुड़ी कुछ और रोचक बातें जान लीजिए, जिसने पाकिस्तान के आम आदमी को दिए गिफ्ट को भी बेचने में संकोच नहीं किया। रूहानी, पीरनी, मुर्शिद, बुरखा नशी, इमरान खान नियाजी की शरीय हयात बुशरा भी पाकिस्तान का वो नाम जो काला जादू करने का दावा करती हैं, किसी रूहानी ताकत से बात करने का दावा करती हैं, खुद को मिस्टिक और आध्यात्मिक हीलर बताती हैं। बुशरा अपने गुस्से के लिए भी जानी जाती हैं। कहा जाता है कि बुशरा ने 20 पाकिस्तानी अधिकारियों का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए करा दिया था क्योंकि वो उनके लिए दरवाजा खोलने में देर कर रहे थे। इमरान खान अपनी सरकार के संचालन के लिए पत्नी बुशरा बीवी को सारा क्रेडिट देते थे और अब वही बुशरा बेगम के घड़ियों वाला ऑडियो आवाम के सामने है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भी भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। शायद अब बुशरा बेगम का काला जादू काम नहीं करता, जिसने उनके शौहर इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया था। अब बुशरा बेगम के तिलिस्म और जादू का पर्दाफाश हो चुका है। यकीन नहीं होता तो फिर एक बार सुनिए अपने को दूध का धुला कहने वाले इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम का टेलीफोनिक कबूलनामा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भी भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। इमरान खान की पार्टी में बुशरा को गॉड मदर की संज्ञा दी जाती है। इमरान खान की पार्टी के सदस्यों की पार्टी से ज्यादा बुशरा के प्रति वफादारी है। एक ऐसे ही वफादार ऑडियो में दूसरी ओर से आवाज वाले जुल्फी बुखारी का सफाईनामा आया है।
जुल्फी ने ऑडियो टेप को फेक करार दिया है, ये मानने से इनकार कर दिया है कि उसने घड़ियां बेची। मुल्क के माथे पर गरीबी और जहालत के लगे टीके को पोषने की जगह इमरान खान नियाजी की बीवी बुशरा बेगम मुल्क की ही दौलत बेच रही हैं, और वो दौलत जो खान साहब ने नहीं पाकिस्तान ने कमाई है। पाकिस्तान के इस घड़ी कांड का A to Z एंगल दिखाएंगे, क्योंकि इन घड़ियों के सौदे से पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर यू टर्न ले सकती है। नियाजी पर हुए हमले ने उनके प्रति सहानुभूति की जो लहर बहाई थी, उसे बीवी पर लगे करप्शन के कलंक ने बढ़ने नहीं दिया। बुशरा बेगम के लिए ये घड़ियां उनके लिए जायदाद का हिस्सा हो गई और इन्हें बेचकर ये अपनी मिल्कियत में इजाफा करने की सोच रही थी। पाकिस्तान की सियासत में बवाल का तूफान भर देने वाले इस ऑडियो टेप को फिर से सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भी भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। तोशाखाना केस और ऐसे में इमरान खान को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। अवामी राय क्या है? गलत है भाई, नहीं बेचनी चाहिए थी उसको, तो फिर तो और चीज मिलती है उसको, ये इस तरह सेल करते हैं। जो लोग घड़ी का शोर मचा रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए, उन्होंने तो पूरा मुल्क बेच दिया। एज ए क्रिकेटर तो वो हमारे हीरो थे, लेकिन अब वो जीरो हो चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीवी के करप्शन के खेल में संगीन आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इमरान खान को इसीलिए सैयद असीम मुनीर का डर सता रहा था कि कहीं मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो बुशरा और उनका वाला भ्रष्टाचार का राज खोलकर न रख दे। बुशरा को लेकर पहले भी सुर्खी बनी थी कि बुशरा बीवी अपनी दोस्त फराह खान के जरिए एक भ्रष्ट कारोबारी से लाखों रुपए के हीरो की अंगूठी मांग रही थी। इसके अलावा बुशरा के अपने पद के अनुकूल व्यवहार नहीं करने के बारे में भी आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि बुशरा एक जिन्न से बात करती हैं। बनी गाला के अपने बंगले में बुशरा ब्लैक मैजिक करती हैं। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बड़े बड़े काम जो भी थे उसके लिए उनके जो बहुत करीबी लोग थे उनको उन तक एक्सेस उनकी वाइफ की थी, और वो इमरान खान के ऐसे कामों में और हुकूमती कामों में भी काफी मदाखलत करती रही हैं। बुशरा बेगम और उनके शौहर के खिलाफ पाकिस्तान में करप्शन के कई केस दर्ज हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। नवाज शरीफ तो लंदन में ही पकड़े जाने के डर से बसेरा बना लिए हैं। गद्दी जाते ही इमरान के भी मुल्क छोड़ने की बात सामने आई, लेकिन कप्तान कहीं नहीं गए, बल्कि अपनी जान जोखिम में होने वाला वीडियो दिखाकर अपने करप्शन के आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। इमरान खान का तो ये हाल है कि कभी उन्हें गोली लगती है, कभी इमरान खान की संसद की सदस्यता ही पाकिस्तान का चुनाव आयोग खत्म कर देता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं है। इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और जानते हैं इमरान के खिलाफ ये कार्रवाई करप्शन से जुड़े मामले में हुई है। असल में ये पूरा मामला इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते मिले गिफ्ट से जुड़ा है। इमरान खान 2018 में पीएम बने थे, तब उन्होंने अरब देशों की यात्रा की थी और उन्हें वहां महंगी घड़ी मिली थी। इमरान ने इन्हें तोशखाना में जमा करा दिया था, लेकिन बाद में इमरान खान ने तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी अनुमति दी। और आइए अब आपको दिखाते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर।